नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टारगेटेड वन पे। मैं हूं अमृता और आज इस टॉपिक पे हम बात करने वाले हैं वो है वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम जो कि एक टेरिडोफाइट्स के नाम से जाना जाता है, और ये जो टॉपिक आज हम डिस्कस करने वाले हैं वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम, ये सभी आपके टीजीटी बायोलॉजी, एलटी ग्रेड, जीआईसी, पीजीटी, एमएससी, बीएससी, नीट और क्लास 12th के लिए इक्वली इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। लेकिन आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले एक जनरल इन्फॉर्मेशन आप सभी दोस्तों के लिए कि अगर आप भी हमारे साथ मिल करके बायोलॉजी की स्टडी करना चाहते हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल टारगेटेड वन और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाएं, जिसके द्वारा आप हमारी लेटेस्ट अपडेशन को अपने यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इसके साथ ही अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में इंटरैक्ट करना चाहते हैं, डेली पीडीएफ, स्टडी मटेरियल और क्वेश्चन अटेंड करना चाहते हैं, तो ज़रूर जुड़े हमारे टेलीग्राम चैनल टारगेट टीजीटी पीजीटी बायोलॉजी के साथ में, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो दोस्तों, ये तो थी जनरल इन्फॉर्मेशन जिसके द्वारा आप अपने तैयारी के स्तर को और भी ज़्यादा व्यापक बना सकते हैं। चलिए अब बढ़ते हैं आज के टॉपिक की तरफ। आज का टॉपिक है हमारा वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम। तो दोस्तों, क्योंकि टॉपिक काफ़ी ज़्यादा ब्रॉडर है और इसलिए हमने अपनी वीडियो को शॉर्ट पार्ट्स में डिवाइड किया है, जिसके द्वारा एक बर्डन आप सभी को फील ना हो, क्योंकि एक टॉपिक अगर आप छोटे छोटे करके पार्ट्स में उसको प्रिपेयर करते हैं तो वो आपको ज़्यादा इजीली लर्न हो जाता है। तो चलिए फिलहाल आज के टॉपिक पे डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम। चलिए, तो आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम थोड़ा सा जो जनरल इन्फॉर्मेशन होता है लाइकोपोडियम के बारे में उसे जान लेते हैं। यानी कि अभी हम बात करेंगे सिस्टमैटिक पोजीशन ऑफ लाइकोपोडियम के बारे में। हालांकि एग्जाम के लिए आपकी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बेसिक नॉलेज के तौर पर आपको इसे जाना बेहद ही ज़रूरी है। तो चलिए क्लासिफिकेशन के बारे में देखते हैं। तो क्लासिफिकेशन में जो सिस्टमैटिक पोजीशन जो आप देखते हैं, तो जो लाइकोपोडियम का डिवीजन ये आता है अंतर्गत टेरिडोफाइटा के, यानी कि डिवीजन टेरिडोफाइटा के अंतर्गत आता है लाइकोपोडियम, और इसका सब डिवीजन है लाइकोफाइटा। ये जो क्लासिफिकेशन है गाइस टेरिडोफाइटा का, ऑलरेडी हम अपनी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। और अगर आपको क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ना है और कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स के बारे में पढ़ना है, तो आप हमारे बॉटनी के प्लेलिस्ट में जाकर के विजिट कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो जिस क्लास के अंतर्गत आता है हमारा लाइकोपोडियम, क्लास है इसकी यूलिंगोप्सिडा, ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, और फैमिली जिसके अंतर्गत ये आता है वो है लाइकोपोडियेसी, और जीनस है लाइकोपोडियम। एक चीज़ आपको बेहद ही ध्यान रखना है कि देखिए, ऑर्डर जब भी आता है तो ऑर्डर में हमेशा एल्स लगाया जाता है, ठीक है। बेसिकली ज़्यादातर केसेस में आप यही देखेंगे 70 to 80%, और जो फैमिली होती है उसमें हमेशा AC लगाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब आज के टॉपिक को डिस्कस करते हैं। तो चलिए हैबिटेट के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि यहाँ से भी आपके क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो हालांकि यहाँ से चांसेस उतना नहीं है क्वेश्चन आने के, लेकिन आप कहाँ से क्वेश्चन आएगा ये आप भी नहीं जानते, तो इसलिए हर चीज़ को हमें कवर अप करना है, एक भी चीज़ ऐसी ना छूटे जिससे आपका एक भी मार्क्स कम हो, ठीक है। क्योंकि गाइज आजकल इतना कंपटीशन के एरिया में आप सभी के लिए 1 मार्क्स की बहुत ही ज़्यादा वैल्यू है, तो आपको कोई भी एरिया यहाँ पे स्किप नहीं करना है। तो चलिए हैबिटेट की बात करते हैं। तो हैबिटेट जो होता है लाइकोपोडियम का, तो जनरली ये कॉस्मोपॉलिटन होते हैं डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है। ये जो टर्म आप यहाँ पे देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है, व्हाट डज इट मीन? तो कॉस्मोपॉलिटन का मतलब होता है कोई भी ऐसी स्पीशीज जो ऑलमोस्ट हर एरिया में पाई जाए, यानी कि फ्रॉम वेट टू डेजर्ट टू ड्राई एरिया, ये जो सारा जो पोजीशन होता है जहाँ पे भी पाए जाते हैं, बेसिकली हर एटमॉस्फेयर में जो खुद को एडजस्ट कर लेते हैं, उन ऑर्गेनिजम्स के लिए, उन प्लांट्स के लिए जो एक टर्म यूज होता है उसे कहा जाता है कॉस्मोपॉलिटन, ठीक है। एक चीज़ और कि लाइकोपोडियम जिसे हम कॉमनली बोलचाल की भाषा में क्लब मॉस के नाम से जानते हैं, ठीक है। क्योंकि इसकी जो अपीयरेंस होती है थोड़ी थोड़ी मॉस, जो इस मॉस की जो अपीयरेंस होती है थोड़ी थोड़ी क्लब टाइप की होती है, ठीक है। और स्ट्रॉबेरी भी प्रेजेंट होता है। स्ट्रॉबेरी ऑलरेडी हम लोग
डिस्कस कर चुके हैं। स्ट्रॉबेरी जो होता है ये प्लूरल फॉर्म में हम यूज़ करते हैं, इसका जो सिंगुलर फॉर्म होता है वो होता है स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस या स्ट्रोबिलाई होता क्या है, अगर आपने फॉर्न की फॉर्न नहीं, अगर आपने साइकस या पाइनस के बारे में पढ़ा होगा तो आपने वहाँ पे ये जो टर्म था वहाँ पे वो बहुत ही ज़्यादा फैमिलियर है, स्ट्रोबिलाई या फिर स्ट्रोबिलस। तो स्ट्रोबिलस का स्ट्रक्चर कैसा होता है हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया हुआ, लेकिन अगर आप देखिए कम्प्लीटली तो उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे हम आपको डिस्कस करते हैं। देखिए किस टाइप का होता है स्ट्रोबिलस। ये कुछ इस प्रकार का होता है, बीच में मेन एक्सेस होती है, ये एक फ्रूट की तरह पे अगर आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा क्लियरली समझ में आएगा। इस टाइप का होता है, देखिए ऐसा, फिर ये लीफ, फिर इस टाइप का, फिर ये लीफ, फिर इस टाइप का। ठीक है, तो इस टाइप एक कॉम्प्लेक्स जो स्ट्रक्चर है, ये जो आप ये देख रहे हैं, इसी को अगर आप और ज़्यादा इनलार्ज करके देखेंगे तो इस टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा। तो इसे ही कहा जाता है स्ट्रोबिलस। ठीक है, स्ट्रोबिलस सिंगुलर फॉर्म में, अगर प्लूरल फॉर्म में बोला जाए तो स्ट्रोबिलाई। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जनरली जो रेजिडेंस होता है या जो रेजिडेंस होता है या जो हैबिटेट होता है इनका लाइकोपोडियम का, वो कोल्डर आर्कटिक रीजन होता है, और साथ ही साथ टेम्परेट, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल सारे रीजन्स में एग्जिस्ट करता है। यानी कि कोल्डर से कोल्डर, ड्रायर से ड्रायर कंडीशन में भी लाइकोपोडियम एग्जिस्ट कर सकता है। ठीक है, तो ये इसीलिए इसे एक टर्म दिया जाता है कॉस्मोपॉलिटन, यानी ऐसे ऑर्गेनिज्म दैट आर फाउंड इन एवरी काइंड ऑफ एटमॉस्फेयर। नेक्स्ट थिंग इज इम्पॉर्टेंट कि एबंडेंटली ये फाउंड करते हैं ट्रॉपिकल जोन्स में। ठीक है, तो ये भी चीज़ आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये जो है बेहद ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ से बहुत ज़्यादा उम्मीद है आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आने की। क्या है कॉन्सेप्ट कि ये जो होता है लाइकोपोडियम, इसके दो सब जीनसेस होते हैं, दो सब जीनस। ठीक है, पहला जो जीनस है सब जीनस है उसे कहा जाता है यूरोस्टेकाई। ठीक है, तो यूरोस्टेकाई का जो स्ट्रक्चर होता है, या जो इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए, ये भी आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। तो इसके स्ट्रक्चर में जो ब्रांचिंग है वो डाइकोटोमस होती है। डाइकोटोमस मतलब कि इस टाइप का स्ट्रक्चर। ठीक है, ये कहलाएगा आपका डाइकोटोमस, जो कि हमने रिक्सिया के केस में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, इसके साथ ही रूट जो होती हैं वो ओरिजिनेट करती हैं फ्रॉम द बेस ऑफ द स्टेम। ठीक है, तो ये क्या होता है यूरोस्टाइका। अब देखिए सेकेंड जो सब जीनस होता है उसे कहा जाता है रोपेल्सोस्टाइका। ठीक है, तो पहला क्या है यूरोस्टेका। ठीक है, या यूरोस्टेकिया, आप इस तरीके से भी प्रोनाउंस कर सकते हैं, या फिर दूसरा है रोफेलोस्टाइका। ठीक है, तो पहले वाले के बारे में हमने अभी पढ़ा कि इसमें ब्रांचिंग होती है डाइकोटोमस। ठीक है, यानी कि दो टाइप्स की जो ब्रांचेस हैं वो दिखाई देती हैं जनरली, और रूट्स जो है वो स्टेम के बेस के बिल्कुल नीचे से अराइज होती हैं। लेकिन रोपेलोस्टेका में ये नज़र नहीं आता। यहाँ जो स्टेम होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है। ठीक है, और जो ब्रांचिंग होती है वो इरेक्ट होती है, और जो रूट्स होती है वो कहाँ से अराइज होती हैं, एडवेंटिशियसली अलोंग द स्टेम। ठीक, तो दोनों के बीच में अगर डिफरेंस देखा जाए तो यूरोस्टेका का जो है इंपॉर्टेंट, देखिए ब्रांचिंग कैसी हो, डाइकोटोमस, यानी कुछ इस प्रकार से आपको ब्रांचिंग नज़र आएगी। ठीक है, और जो रूट्स है वो बिल्कुल बेस से यहाँ से नज़र आती हैं। तो ये है यूरोस्टेका के बीच का स्ट्रक्चर जो यहाँ पे आपको जानना ज़रूरी था। अब देखिए रोफेलोस्टाइका का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप से है, तो यहाँ जो ब्रांचिंग होती है वो कैसी होती है, प्रोस्ट्रेट, यानी कि ये इस टाइप की ट्रेलिंग ब्रांचेस होती हैं। ठीक है, और इरेक्ट भी होती हैं, और जो स्टेम होता है, क्योंकि ऐसा ट्रेलिंग होता है, तो जहाँ पे भी स्टेम अर्थ के कांटेक्ट में आता है वहीं पर एडवेंटिशियस ब्रांचिंग पैदा हो जाती हैं। ठीक है, मेरे ख्याल से एडवेंटिशियस और टॉप रूट जो होता है इसके बारे में आपको जो डिफरेंस होगा वो समझ में आया होगा। तो रूट जो होती है एडवेंटिशियस तब होती हैं जब एक ही टिप से कई सारी जो रूट्स होती हैं वो अराइज करती हैं। ठीक है, अगर टैप रूट सिस्टम को देखा जाए तो टैप रूट सिस्टम में एक जो होती है वो मेन रूट होती है, मेन रूट की एक्सेस होती है, और इसी के साइड से छोटी छोटी जो सब रूट्स होती हैं वो अराइज करती हैं। ठीक है, तो ये जो डिफरेंस था एडवेंटिशियस और टैप रूट सिस्टम के बीच में, मेरे ख्याल से आप सभी को क्लियर हुआ होगा। हालांकि काफ़ी सारे ऐसे जो हमारे दोस्त होंगे वो उस कॉन्सेप्ट से फैमिलियर होंगे, लेकिन ऐसे स्टूडेंट्स जो मैथ के हैं और जिन्हें जूनियर में प्रेपरेशन करनी है, या जिन्हें थोड़ा सा डाउट है, उनके लिए कॉन्सेप्ट था। अगर आपको ये पता है तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर क्या था,
रोवैलो स्टाइका में क्या था कि ट्रेलिंग ब्रांचेस होती हैं और जो रूट्स होती हैं बिल्कुल यहाँ से अराइज करती हैं। यहाँ क्या है, एडवेंटिशियस रूट्स हैं। ठीक है, चलिए इतना मेरे ख्याल से काफ़ी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे अब बात करेंगे हम एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम के बारे में। ठीक है, तो एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी है, ये भी काफ़ी एक डीपर सेंस में पूछा जाता है और इसके साथ ही इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम भी पूछा जाता है। तो इस सेगमेंट में यानी कि आज की वीडियो में हम सिर्फ एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम के बारे में डिस्कस करेंगे और जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम बात करेंगे इंटरनल मॉर्फोलॉजी ऑफ लाइकोपोडियम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी देखी जाए लाइकोपोडियम की, तो एक्सटर्नली आपको जो प्लांट की अपीयरेंस नज़र आती है वही है आपकी एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट जो है वो आपको कैसा नज़र आता है, वो हर्ब टाइप का नज़र आता है। ठीक है, स्मॉल होता है और स्पोरोफिटिक होता है। दैट मीन्स कि यहाँ जो गैमेटोफाइट होती है उस पर डिपेंड नहीं करता है प्लांट। जो डोमिनेंट प्लांट बॉडी होती है वो स्पोरोफाइट होती है, जो कि ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने क्लासिफिकेशन पढ़ा था। ठीक है, प्लांट बॉडी कैसी होती है, हर्बेशियस और स्पोरोफिटिक, और इसके साथ साथ आइदर प्रोस्ट्रेट स्टेम या फिर इरेक्ट लीफी ब्रांचेस जो है, या वीक पेंडेंट स्टेम जो होता है, जैसे कि एपीफाइट्स के केस में देखा जाता है, ये जनरली नज़र आता है। ठीक है, ये जो टर्म आपकी स्क्रीन पे आप देख रहे हैं एपीफाइट्स, ठीक है, एपीफाइट्स का मतलब यहाँ पर क्या है? तो एपीफाइट्स का मतलब जो ब्रॉडर सेंस में यूज़ होता है, इसका मतलब कि कोई भी ऐसा प्लांट जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होता है, या दूसरे प्लांट, एक ऐसा प्लांट जो दूसरे प्लांट के ऊपर डिपेंडेंट होता है और दूसरे प्लांट को होस्ट समझ के उसके ऊपर कंप्लीटली या पार्शली अगर डिपेंडेंट होता है, तो ऐसे प्लांट्स को हम एपीफाइट्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक तो चीज़ हमने पढ़ा कि प्लांट जो होता है एक्सटर्नली अगर देखें तो हर्बेसियस प्लांट होता है और स्पोरोफिटिक इन नेचर होता है। स्पोरोफिटिक जो होती है प्लांट बॉडी वो डोमिनेंट होती है। इसके साथ ही अगर यहाँ पे जो प्रोस्ट्रेट जो स्टेम है, यहाँ पे दो टाइप्स का देखा जाता है। एक तो प्रोस्ट्रेट स्टेम देखा जाता है और दूसरा जो होता है लीफी ब्रांच वाला स्टेम। स्टेम यहाँ पे वीक होता है, मतलब वुडी नहीं होता। ठीक है, और ऑलरेडी हमने ट्राइडोफाइटा के केस में देखा था कि एक दो एक्सेप्शन छोड़ करके जितने भी टेरिडोफाइटियंस होते हैं वो सभी जनरली हर्बेशियस होते हैं और जो उनका स्टेम होता है वो सॉफ्ट होता है। ठीक है, चलिए मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए, प्लांट बॉडी इज डिस्टिंक्टली डिफरेंशिएटेड इनटू फॉलोइंग 3 रीजंस। जो प्लांट बॉडी है यहाँ पे लाइकोपोडियम के केस में वो 3 रीजन्स में डिवाइडेड होती है। सबसे पहला स्टेम, दूसरा है रूट, तीसरा है लीव्स। ठीक है, अच्छा, हमने ये भी डिस्कस किया था जब हम क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइटियंस के बारे में पढ़ रहे थे, तो दो सब डिविजन्स ऐसे थे जो कि एक तो जो सिलोफाइटोप्सिडा था जो एक्सटिंक्ट हो चुका था, इसकी कोई भी स्पीशीज़ फिलहाल अभी नज़र नहीं आती है, और फालोप्सिडा था जो कि टेरोप्सिडा था जो कि एक्सटिंक्ट होने की कगार पर था, और उसके अंदर भी ट्रूली रूट, लीव्स और स्टेम एग्जिस्ट नहीं करते थे। ठीक है, तो इस कारण जो 3 जो मेजर सब डिविजन्स थे वही उन्हीं में स्टेम, रूट और लीव्स का जो कैरेक्टरिस्टिक था वो देखा जाता था। ठीक है, चलिए अब अपने टॉपिक पे आते हैं फिलहाल। तो जो प्लांट बॉडी होती है वो डिफरेंशिएटेड होती है 3 रीजन्स में। पहला था स्टेम, दूसरा रूट और तीसरा था लीव्स। वो यहाँ पर देखिए, जो स्टेम होता है वो 2 जीनसेस के अंदर, जो सब जीनस हमने अभी पढ़ा था, यूरोस्टेका और रोपैलोस्टेका, दोनों के अंदर जो स्टेम की फॉर्मेशन है वो अलग अलग होती है। स्टेम की जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग अलग होती है। तो सबसे पहले यूरोस्टेका के बारे में बात करते हैं, यूरोस्टेकिया। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट सब जीनस जो यूरोस्टेकिया है उसके अंदर जो स्टेम की जो मॉर्फोलॉजी है वो कैसी है। तो यहाँ पर जो स्टेम होता है वो इरेक्ट होता है टेरिस्ट्रियल प्लांट्स के केस में, टेरिस्ट्रियल स्पीशीज़ के केस में, और पेंडेंट टाइप होता है, यानी कि एपीफाइटिक टर्म अभी हमने डिस्कस किया कि ऐसे प्लांट्स जो कि दूसरे प्लांट्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, दूसरे प्लांट्स को होस्ट मानकर उसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, तो या उनके ऊपर उगते हैं, तो उन्हें एपीफाइट्स कहा जाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो स्टेम होता है वो ब्रांच होता है डाइकोटोमिसली, और कई बार कई केसेस में यहाँ पे अनब्रांच्ड भी स्टेम देखा गया है। ठीक है,
तो ये अब आपके लिए इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था जानना। देखिए, अब दूसरा जो सब जीनस था जिसे रोपैलोस्टैकिया के नाम से भी जाना जाता था, तो यहाँ पे जो स्टेम होता है वो प्रोस्ट्रेट होता है, ठीक है, यानी कि ट्रेलिंग टाइप का, और जो ब्रांचेस होती हैं वो इरेक्ट होती हैं, और पहली जो ब्रांचिंग होगी वो यहाँ पे डाइकोटोमस होगी और आगे चल कर के यही मोनोपोडियल में कन्वर्ट हो जाती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो कॉन्सेप्ट था वो आप सभी के लिए जानना ज़रूरी था, ठीक है। देखिए यहाँ पे दो टर्म्स आए हैं। पहला है डाइकोटोमस, जो कि हम आपके साथ में 50 टाइम्स से भी ज़्यादा टाइम्स डिस्कस कर चुके हैं, तो इस टर्म को हम यहीं पे छोड़ते हैं। मोनोपोडियल का मतलब क्या है कि यहाँ डाइकोटोमस में क्या था कि दो डिफरेंट टाइप्स की जो फॉर्मेशन थी, यानी कि दो भाग में डिवाइडेड नज़र आता था जो ब्रांचिंग है, लेकिन यहाँ पे मोनोपोडियल में क्या होता है, सिंगल जो स्टेम का फॉर्मेशन है, मॉर्फोलॉजी है, ब्रांचिंग है, वो नज़र आती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। चलिए तो अब रूट्स की बात करते हैं। तो रूट्स देखिए, दो सब जीनसेस के बारे में अभी हमने डिस्कस करा हुआ था। तो यहाँ जो सबसे पहली जो सब जीनस है उसमें किस टाइप की रूट्स पाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू नो अबाउट कि यहाँ पर जो भी रूट्स पाई जाती हैं दैट आर बेसिकली एडवेंटिशियस टाइप, यानी कि जो रूट्स यहाँ पे पाई जाती हैं एडवेंटिशियस टाइप्स होती हैं, उनका सेम एक्सिस होता है और एक ही स्टेम जो है उसी के बेस पे से अराइज करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए, पहला जो सब जीनस है दैट इज यूरोस्टेकिया, ठीक है। उसके अंदर जो रूट्स होती हैं वो अराइज करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं स्टेम के बेस से, ठीक है। और यहाँ जो कंप्लीट जो लेंथ होती है, जो बेस की जितनी भी चौड़ाई होती है वहाँ पे पूरे तरीके से गुच्छा टाइप का, टफ्ट टाइप का नज़र आता है आपको। देखिए कैसा, ये सॉइल है और ये क्या है, स्टेम। तो यहीं से जो है पूरी एडवेंटिशियस रूट्स जो है अराइज करती हैं, ओरिजिनेट करती हैं, ठीक है। तो ये क्या है आपका यूरोस्टैकिया, ठीक है। देखिए कुछ ऐसी स्पीशीज़ होती हैं जिनमें जो रूट्स होती हैं वो पेरिसाइकिल जो है वहाँ से तो स्टार्ट होती हैं और कॉर्टेक्स को छूते हुए बाहर की तरफ अराइज करती हैं। जैसे देखिए ये सेंट्रल का जो एरिया है ये कॉर्टेक्स हुआ आपका, ये क्या हुआ, पेरिसाइकिल, ठीक है। तो रूट्स का जो एरिया है यहाँ से ऐसे छूते हुए निकला, ठीक है। इस टाइप के जो रूट्स पाई जाती हैं इन्हें क्या कहा जाता है, कॉर्टिकल रूट्स, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे देखिए उसी को हम सेंटेंस के रूप में पढ़ रहे हैं। द रूट्स अराइज एंडोजीनसली फ्रॉम पेरिसाइकिल ऑफ द स्टेम एंड डू नॉट पेनिट्रेट द कॉर्टेक्स ऑफ द स्टेम बट टर्न डाउनवर्ड थ्रू द कॉर्टेक्स एंड फाइनली इमर्ज ओनली एट द बेस ऑफ द स्टेम, ठीक है। तो वही चीज़ जो हमने अभी आपको बताई वो चीज़ आपने यहाँ पे स्टेटमेंट के रूप में देखी। चलिए नेक्स्ट जो पैरा है उसको देखते हैं। ड्यू टू द रीजन टीएस ऑफ द स्टेम यूजुअली शोज रूट्स विद इन द कॉर्टेक्स एंड आर नोन एज कॉर्टिकल रूट्स। जो इनर रूट्स होते हैं जिनके बारे में अभी हमने डिस्कस किया कि जो पेरिसाइकिल से अराइज होते हुए कॉर्टेक्स की तरफ थोड़ा सा डाउनवर्ड मूव कर जाती हैं और नीचे मतलब अर्थ की तरफ, सॉइल की तरफ मूव ऑन करती हैं, तो इस टाइप की जो रूट्स होती है उन्हें एक टर्म दिया जाता है कॉर्टिकल रूट्स। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, हालांकि ये बहुत ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन है और पूरी उम्मीद बनती है इस टाइप के क्वेश्चंस आपकी टीजीटी के एग्ज़ाम्स में आने की या पीजीटी के एग्ज़ाम्स में आने की। आपसे ये पूछा जा सकता है कि कॉर्टिकल रूट्स जो है वो किस स्पीशीज़ के अंदर पाई जाती है, तो आप यहाँ पर आंसर कर सकते हैं, या तो टेरिडोफाइट अगर आता है तो आप वहाँ पे कर सकते हैं, या फिर लाइकोपोडियम जो है आप वहाँ पर आंसर करेंगे, ठीक है। चलिए अब सेकेंड जो सब जीनस है उसके बारे में बात करते हैं। तो सेकेंड जो सब जीनस है वो है रोफैलोस्टाइकिया। तो इसमें क्या होता है, जो रूट्स होती हैं यहाँ पर वो तो एडवेंटिशियस टाइप्स ही होती हैं, अभी हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ था। लेकिन यहाँ पे जो रूट्स होती हैं वो अराइज कहाँ से करती हैं, अंडर साइड ऑफ द प्रोस्ट्रेट पोर्शन ऑफ द स्टेम, ठीक है। कुछ इस प्रकार से, जैसे यहाँ पे जो स्टेम होता है वो ट्रेलिंग टाइप का कुछ इस टाइप्स का होता है, ठीक है, और यहाँ से ब्रांचेस अराइज करती हैं इस टाइप की, ठीक है। तो ये जो ब्रांचेस जहाँ से भी टच करती हैं ये अर्थ को, वहीं से इनकी जो रूट्स है वो ओरिजिनेट करती है, ठीक है। तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है रोफैलोस्टाइकिया का, ठीक है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे आपको ध्यान रखनी है कि जो रूट्स होती है बेसिकली कैसी होती है, एडवेंटिशियस टाइप, और जो सब जीनस यूरोस्टैकिया है उसके अंदर जो पाया जाता है रूट सिस्टम, रूट्स पाए जाते हैं उन्हें कॉर्टिकल रूट्स कहा जाता है। और ये बेसिकली एक ही जो स्टेम जहाँ से
जहाँ से ओरिजिनेट करता है स्टेम, वहीं से जो सारी रूट्स हैं वो वहीं से ग्रो करती है। लेकिन यहाँ जो रेफेलोस्ट्राइकिया है उसमें ऐसा नहीं होता, उसमें ट्रेलिंग जो है वो स्टेम होता है, और ये जहाँ पे भी कांटेक्ट में आते हैं अर्थ सरफेस के, वहीं से इनके रूट्स ओरिजिनेट कर जाती है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। दोनों जीनसेस के बीच में क्या जो डिफरेंस है उसको आपने यहाँ कम्प्लीटली समझा होगा। चलिए अब लीव्स के ऊपर आते हैं। तो यहाँ जो लीव्स होती हैं सेसाइल होती हैं, सिंपल होती हैं, स्मॉल इन साइज होती हैं, इलिगुलेट होती हैं, और एक सिंगल अनब्रांच्ड मिडरिब उनके अंदर पाया जाता है, और इसे कहा जाता है माइक्रोफाइल्स। ठीक है, देखिए यहाँ कुछ टर्म्स है थोड़ा सा टिपिकल है, तो उसे हम यहाँ पे आपको बता दे रहे हैं, डिस्कस कर दे रहे हैं। देखिए सबसे पहला टर्म है यहाँ पे सेसाइल। तो सेसाइल मतलब होता है ऐसी लीफ जिसके अंदर नीचे पेडिकल नहीं पाया जाता। देखिए ऐसा ये लीफ है, तो इसके अंदर ये जो आप देख रहे हैं डंठल, अगर ये पाया जाता है तो उसे पेडिसलेट कहा जाता है, और अगर नहीं पाया जाता तो ये क्या कहलाता है, सेसाइल। ठीक है, तो यहाँ पे जब कहा जा रहा है लीफ के बारे में कि लीव्स आर सेसाइल, दैट मीन्स कि उसके अंदर ये इस टाइप की जो प्रोजेक्शन है वो नहीं पाई जाती। सेकेंड थिंग इज कि लीव्स यहाँ पे स्मॉल इन साइज होती हैं और होती हैं इलिगुलेट होती हैं। ठीक है, इलिगुलेट मतलब उनके अंदर लिगुलेट जो होता है वो एब्सेंट होता है। आपने कुछ इस टाइप्स के फ्लोरल प्रोजेक्शंस देखे होंगे। ठीक है, इनफ्लोरेसेंस देखा होगा, बीच में छोटे छोटे स्टेमिन्स होते हैं, उसके किनारे इस टाइप के कैलिक्स होते हैं, कोरोला होते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे थोड़े बड़े से फ्लावर्स पाए जाते हैं, और नीचे से जो है वो लीफ निकलती है। तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है उससे क्या उसे इलिगुलेट जो है टर्म दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए पजेस अ सिंगल अनब्रांच्ड मिड रिब। तो मिड रिब क्या होता है, ये जो आप लीफ देख रहे हैं, लीफ के बिल्कुल सेंटर में आप देखेंगे तो एक इस टाइप का जो है आपको स्ट्रक्चर नज़र आएगा। इसे ही मिड रिब कहा जाता है, या मिड वेन के नाम से भी इसे जानते हैं। तो बेसिकली ये जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है, ये देखिए मोनोकॉट और डाइकॉट में क्या होता है, दोनों में अंतर क्या है वो समझिए। मोनोकॉट में क्या होता है, सिर्फ एक मिडरिब होगी और पैरेलल विनेशन देखी जाती है, जबकि डाइकॉट में क्या होता है, रेटिकुलेट विनेशन इस टाइप की। तो यहाँ पे विनेशन की बात नहीं की जा रही है, अब सिर्फ ये कहा जा रहा है कि यहाँ पे मिड रिब जो है वो प्रेजेंट होती है, यानी बिल्कुल सिंपल। यहाँ पे सिर्फ एक मिड रिब जो है वो प्रेजेंट होती है, यहाँ पे अदर कोई जो वेन्स है वो प्रेजेंट नहीं होती, सेकेंडरी वेन्स। ठीक है, तो एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। सेकेंड थिंग इज कि लीव्स यहाँ पे काफ़ी छोटी होती हैं, इसलिए उन्हें माइक्रोफाइल्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला देखिए यूजुअली द लीव्स आर स्पायरली अरेंज्ड। तो यहाँ पे जो लीव्स होती हैं वो अरेंज्ड होती एक स्पाइरल मैनर में। जैसे आपका स्टेम है, एक लीफ यहाँ है तो दूसरी यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो एक सर्कुलर टाइप का जो है वो यहाँ पे आपको पैटर्न नज़र आएगा डाउनवर्ड मूव करते हुए। तो एक ऐसा प्रोजेक्शन है, ये है आपका स्पाइरली अरेंज्ड पैटर्न। ठीक है, जो कि है इसके जो एग्जांपल है यानी किन में स्पाइरली अरेंज्ड जो है वो पाया जाता है लीफ का प्रोजेक्शन, तो ये पाया जाता है लाइकोपोडियम क्लेवेटम में, और किसी किसी में क्या होता है जो लीव्स हैं वो वर्ल्ड के रूप में प्रेजेंट होते हैं। तो वर्ल्ड कैसा, ये जो आप देख रहे हैं ये स्टेम है और ये नोड है। ठीक है, सारी लीफ इसी जो एक्सिस में है अरेंज्ड है, सारी की सारी लीव्स कुछ इस टाइप से। ठीक है, तो ये जो होता है देखिए दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे क्या है कि एक ही एक्सिस में सारी जो लीव्स है वो अरेंज्ड है, कुछ फूल टाइप का। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे फिर एक थोड़ा नीचे, फिर एक थोड़ा नीचे, फिर एक थोड़ा नीचे। तो ये जो टाइप का प्रोजेक्शन देख रहे हैं ये है स्पाइरल। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये क्या है, वर्ल्ड। ठीक है, तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है मेरे ख्याल से वो क्लियर हुआ होगा। आगे देखिए यहाँ पर जो लीव्स हैं कुछ स्पीशीज़ में, जैसे कि लाइकोपोडियम एल्पिनम, तो इसके अंदर जो है वो पेयर्स में लीफ पाई जाती है, यानी कि एक लीफ इधर है, ये स्टेम है, एक लीफ यहाँ पे है, एक लीफ यहाँ पे है। ठीक है, तो इस टाइप का जो प्रोजेक्शन होता है इसे पेयर लीव्स प्रेजेंट इन पेयर जो है, यहाँ पे इस टाइप का प्रोजेक्शन आपको नजर आएगा, किसमें, लाइकोपोडियम एल्पाइनम में। ठीक है, चलिए तो यहाँ से एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आप सभी के लिए जानना ज़रूरी है कि यहाँ पे लीव्स का जो स्पाइरल अरेंजमेंट है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में देखने को मिलता है, और जो वर्ल टाइप का जो अरेंजमेंट है वो लाइकोपोडियम सर्नम में देखने को मिलता है। जबकि पेयर्स लाइक जो लीव्स का अरेंजमेंट है, देखिए वो यहाँ पे एग्जाम्पल आपकी स्क्रीन पे, ये
एल एल्पाइनम में देखने को मिलता है। तो वेरी क्लियरली इट इज़ मेंशन्ड और आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है, ठीक है। हालांकि इसके बाद हम आपके लिए एक एमसीक्यू टाइप का एक क्वेश्चन लेकर आएंगे जिसमें आप उन सभी क्वेश्चन को देख सकते हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, जो कि जब आपका ये पूरा स्पीशीज़ का जो कॉन्सेप्ट है, वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, जब ये सारे टॉपिक्स हम कवर कर लेंगे देन आफ्टर हम मूव करेंगे हम क्वेश्चनर्स की तरफ, ठीक है। तो चलिए फिलहाल इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। देखिए लीव्स की अभी हम बात कर रहे थे, तो लीव्स में थोड़ा सा और डिटेल में स्टडी करते हैं। देखिए कभी कभी क्या होता है कि एक कॉम्प्लेक्स टाइप का जो लीफ का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी हमने बात किया ना कि स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है वो स्ट्रक्चर और मॉर्फोलॉजी वैरी करती है, तो यहाँ भी आपको एक थोड़ा सा डिफरेंस दिखाई देगा स्पीशीज़ के बीच में। वो क्या है कि कई बार ऐसा होता है, कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो जिनका स्टेम पूरे तरीके से लीव्स के द्वारा कवर्ड होता है, एंड कुछ ऐसे स्टेम भी हैं जो कि थोड़ी थोड़ी टाइम के बाद में थोड़ा सा गैप दे करके लीव्स को लिए हुए हैं, ठीक है। अच्छा यहाँ पे एक टर्म आ रहा है, देखिए यहाँ पे जनरली एक जो कॉन्सेप्ट है होमोफाइलस का और हेट्रोफाइलस का, वो तो आपने अभी समझ लिया होगा। एक चीज़ और ध्यान में रखना है आपको, होमोफाइलस को ही आइसोफाइलस कहा जाता है। देखिए यहाँ पे आइसो मीन्स होता है सिमिलर, होमो भी मीन्स होता है सिमिलर, और फाइलस मीन्स होता है लीफ। तो ऐसी लीफ जैसे अगर कोई प्लांट है तो उसमें सारी जो लीव्स है वो सिमिलर टाइप की है तो होमोफाइलस कंडीशन कहलाएगी, और सेम साइज और सेम शेप की हो, यानी कि अगर ये पूरा स्टेम है तो यहाँ पे अगर लीफ इतनी बड़ी है तो यहाँ पर भी ऐसे, फिर यहाँ पर ऐसे, यहाँ पे आपको थोड़ा सा डिफरेंस देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आप इसे देख सकते हैं, ये क्लियरली यहाँ पे विजिबल है, ठीक है। तो अगर लीव्स का साइज़ किसी भी स्टेम में, किसी भी लाइकोपोडियम के स्टेम में अगर सभी लीफ का साइज़ एक जैसा है और शेप भी एक जैसा है तो आपका कहलाएगा होमोफाइलस कंडीशन, और इसे ही आइसोफाइलस कंडीशन के नाम से जाना जाता है। अच्छा यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट है जो आपको जानना ज़रूरी है कि जो होमोफाइलस कंडीशन है वो एल कंप्लैनेटम में मिलता है, और होमोफाइलस कंडीशन मतलब लाइकोपोडियम कंप्लैनेटम में जो लीव्स होती हैं वो सभी सिमिलर साइज़ की होती हैं और शेप भी सबका सिमिलर ही पाया जाता है, ठीक है। और कई बार डिफरेंट साइज़ के भी पाए जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक टर्म यहाँ पे दिया जा रहा है हेट्रोफाइलस, जिसे एनाइसोफाइलस भी कहा जाता है। तो ये जो टर्म आप देख रहे हैं हेट्रोफाइलस, इसका क्या मतलब है? हेट्रो मीन्स होता है डिफरेंट और फाइलस मीन्स होता है लीव्स। तो ऐसा स्टेम जिसके ऊपर सारी की सारी जो लीव्स होती हैं उनका शेप और साइज़ अलग अलग होता है, और इसी को टर्म दिया जाता है हेट्रोफाइलस कंडीशन, ठीक है। अच्छा यही जो आपने हेट्रोफाइलस टर्म देखा है इसी को ही एनाइसोफाइलस टर्म के नाम से भी जाना जाता है। तो बोथ टर्म्स आर सिमिलर, और यहाँ पे आपको कंफ्यूज होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए एक और कॉन्सेप्ट यहाँ पे पता चल रहा है। देखिए यूजुअली द लीव्स नियर द एपिकल पोर्शन ऑफ द ब्रांचेस बियर स्पोरेंजिया एंड आर कॉल्ड स्पोरोफिल्स। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और आपसे आपके एग्जाम से भी पूछा जा सकता है कि द स्पोरोफिल्स आर प्रेजेंट एट विच पोर्शन ऑफ द प्लांट, ठीक है। तो आपको क्या आंसर करना है यहाँ पे? एपिकल पोर्शन पे, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट यही है गाइस कि जो लीव्स होती हैं, लीव्स के जो एपिकल पोर्शन होते हैं उसी पे ये जो आप स्टेम देख रहे हैं ना, ये देखिए लीव्स हैं, इन लीव्स के बिल्कुल एपिकल पोर्शन के ऊपर एक स्पोरेंजिया बियरिंग ब्रांच प्रेजेंट होती है जिसे स्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है। स्पोरोफिल्स ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे कि ऐसी लीव्स जिनके अंदर स्पोर्स पाए जाते हैं उन्हें स्पोरोफिल्स कहा जाता है, ठीक है। देखिए अगला देखिए, तो एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है कि एपिकल पोर्शन पे जो ब्रांचेस होती हैं उसके एपिकल पोर्शन पे स्पोरेंजिया बियरिंग जो लीव्स होती हैं प्रेजेंट होती हैं और जिन्हें स्पोरोफिल्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। चलिए तो इतना कॉन्सेप्ट आपने समझ लिया, आगे बढ़ते हैं। Depending upon the species, the sporophylls may or may not be differentiated from the ordinary leaves। यानी कि कंडीशन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन जो स्पीशीज़ जो होती है, यानी कि देखिए स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जब मॉर्फोलॉजी वैरी करती है दैट मीन्स कि यहाँ पे नंबर ऑफ़ जो स्ट्रोबिलाई है या जो स्ट्रोबिलस है वो भी वैरी करता है, ठीक है। किसी स्पीशीज़ में आप देखेंगे तो 3 से 4 या 6 के करीब में स्ट्रोबिलाई या स्ट्रोबिलस देखने को मिलते हैं, लेकिन किसी स्पीशीज़ में सिर्फ एक सिंगल स्ट्रोबिलस देखा जाता है, ठीक है।
सिंगल स्ट्रोबिलस का मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे आप सिर्फ एक स्टेम देख रहे हैं और यहाँ पे आपको स्ट्रोबिलस जो है वो 5 इन नंबर दिखाई दे रहा है। और यहाँ पर आप क्या देख रहे हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पे आपको 2 इन नंबर दिखाई दे रहा है और यहाँ पे क्या है, सिंगल। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब क्या था, आप समझ गए होंगे कि जो स्पीशीज़ होती है, स्पीशीज़ के अकॉर्डिंग जो है नंबर ऑफ स्ट्रोबिलाई जो है वो वैरी करता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़े। These sporophylls usually form a condensed structure at the apex of the branches which are known as strobili। देखिए ये जो टर्म था ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके थे जब हमने क्लासिफिकेशन अपने पढ़ी थी, लेकिन अगर आप फर्स्ट टाइम ये वीडियो देख रहे हैं तो इस टर्म को देख लीजिए। ये जो अपनी स्क्रीन पे आप टर्म देख रहे हैं स्ट्रोबिलाई, ठीक है। स्ट्रोबिलाई होता क्या है इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। लेकिन देखिए जो आप टर्म देख रहे हैं स्ट्रोबिलाई, ये एक सिंगुलर टर्म है, ठीक है, सॉरी प्लूरल टर्म है। लेकिन जब आप इसको सिंगुलर में बोलेंगे तो ये हो जाएगा स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो प्लूरल है तो स्ट्रोबिलाई और सिंगुलर है तो स्ट्रोबिलस। ठीक है, मेरे ख्याल से इतना कॉन्सेप्ट आप सभी को क्लियर हुआ होगा। चलिए अब बात करते हैं स्ट्रोबिलाई के बारे में। तो व्हाट इज स्ट्रोबिलाई, ये देखिए अब हमने आपको स्पोर्ट्स का जो प्रोजेक्शन जो स्पोर्ट्स का जो स्ट्रक्चर था उससे हम आपको थोड़ा सा अवगत कराया था हमने वीडियो में अपनी पिछली। और यहाँ पे भी देखिए ये एग्जैक्टली स्ट्रोबिलाई होता क्या है। तो देखिए बीच के जो सेक्शन होता है उसमें इस प्रकार से आपको एक प्रोजेक्शन या एक प्रकार का स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके जस्ट साइड में आपको इस टाइप के स्ट्रक्चर देखने को मिलता है जिसके अंदर की स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट टाइम में एक यहाँ पे लीफ होती है, फिर एक यहाँ पे लीफ, जो स्पोर्ट्स जहाँ पे भी होते हैं उनके नीचे लीव्स पाई जाती है। तो ये जो आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, यही आपका कहलाएगा स्ट्रोबिलाई। ठीक है, ये किसका स्ट्रक्चर है, ये जो आप यहाँ पे देख रहे हैं ये वाला सेक्शन, इसी को अगर आप इनलार्ज करके देखेंगे तो कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। तो यही कहलाता है आपका स्ट्रोबिलाई। ठीक है, और सिंगुलर में कहेंगे तो स्ट्रोबिलस। ठीक है, तो जनरली यहाँ जो स्पोरोफिल्स होती हैं उनके अंदर एक कंडेंस स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है एट द एपेक्स, यानी कि एपेक्स के ऊपर, और जिसे हम स्ट्रोबिलाई के नाम से जानते हैं। अगला देखिए, द नंबर ऑफ स्ट्रोबिलाई एट द टिप ऑफ द ब्रांचेस डिफर इन डिफरेंट स्पीशीज़, यानी कि सारी स्पीशीज़ में जो है वो स्ट्रोबिलाई का जो नंबर है वो डिफरेंट डिफरेंट होता है। किसी स्पीशीज़ में 1, किसी में 2, किसी में 4 और किसी में 6 जो है वो नज़र आते हैं। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू स्पीशीज़ इट विल चेंज। अगला देखिए, अब हम बात करते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ लाइकोपोडियम। इंटरनल स्ट्रक्चर इन द सेंस कि हम यहाँ पे स्टेम का, रूट का जो इंटरनल एनाटॉमी है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेम की और देन आफ्टर वी विल मूव टू रूट सेक्शन। तो चलिए पहले स्टेम के बारे में देखें। तो गाइस हम यहाँ पे ट्रांसफर सेक्शन ऑफ द स्टेम जो है लाइकोपोडियम का उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे। तो TS यानी कि ट्रांसफर सेक्शन को हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो लाइकोपोडियम का जो स्टेम होता है दैट इज जनरली सर्कुलर एंड कैन बी डिफरेंशिएटेड इनटू द फॉलोइंग 3 रीजंस। यानी कि यहाँ पर जो लाइकोपोडियम का जो स्टेम है वो बेसिकली सर्कुलर होता है और उसको 3 जो रीजंस होते हैं उसमें डिवाइड किया गया है, जिनमें सबसे पहला जो रीजन है वो है एपिडर्मिस, दूसरा कॉर्टेक्स है। चलिए एक एक करके सबके बारे में थोड़ा थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखिए पहला क्या है, जो लाइकोपोडियम है जो उसका स्टेम है वो 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होता है। पहला होता है एपिडर्मिस, दूसरा है कॉर्टेक्स और तीसरा होता है स्टील। ठीक है, ये जो टर्म आप देख रहे हैं स्टील, तो पहला ये, दूसरा कॉर्टेक्स और तीसरा स्टील। चलिए अब एक एक करके सबके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एपिडर्मिस की बात करते हैं। तो एपिडर्मिस जो है ये जनरली आउटर मोस्ट कवरिंग या आउटर मोस्ट जो लेयर है वो प्रेजेंट होता है किसी भी स्टेम के ऊपर। जो स्टेम की आउटर मोस्ट जो कवरिंग होती है ना उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। तो ये यूनिसेरिएट फैशन में नज़र आती है, यानी कि सिंगल जो सेल की जो लेयर है उसके द्वारा कवर्ड होता है पूरा स्टेम। ठीक है, और थिकनेस भी अपनी प्रॉपर होती है। जो सेल का जो सिंगल लेयर है, सिंगल लेयर की जितनी ही थिकनेस वहाँ पे प्रेजेंट होती है। अगला देखिए, यहाँ जो एपिडर्मिस होती है वो क्यूटेनाइज्ड होती है, यानी कि इसके ऊपर एपिडर्मिस के ऊपर एक क्यूटिकल, यानी कि ये जो क्यूटेनाइज्ड आप टर्म देख रहे हैं इसका मतलब क्या है, क्यूटिकल एक थिन लेयर जो होती है जो एपिडर्मिस के ऊपर एक पतली सी लेयर पाई जाती है उसे क्यूटिकल कहा जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए ये सेल है जो कि ये एपिडर्मल सेल है। ठीक है, इनके ऊपर एक थिन बहुत ही पतली सी जो लेयर है वो प्रेजेंट होती है इस टाइप से, जो उनको बाहरी
रियर एंड टियर से इनको बचाती है, इनको प्रोटेक्ट करती है। तो ये जो लेयर है इसे क्यूटिकल कहा जाता है। ठीक है, तो यही अगर क्यूटिकल प्रेजेंट है तो आप एपिडर्मिस को क्यूटिनाइज्ड कहेंगे, और अगर एब्सेंट है तो इसको क्यूटिनाइज्ड नहीं कहेंगे। ठीक है, तो ये जो छोटे छोटे टर्म्स है गाइस, हम उनको डिस्कस करते चल रहे हैं ताकि आपके मन में कोई भी डाउट ना हो, और बिल्कुल बेसिक से चीज़ें आप सभी को क्लियर हो ये सारी। ठीक है, तो हमने अभी डिस्कस किया कि सिंगल लेयर सेल्स के द्वारा ये कवरिंग होती है यहाँ पे एपिडर्मिस की, और यहाँ जो सेल होती है, जो एपिडर्मल सेल्स होती हैं वो क्यूटिनाइज्ड होती है, यानी कि आउटर लेयर यहाँ पे प्रेजेंट होता है। ठीक है, और जहाँ पर भी स्टोमेटा प्रेजेंट होता है वहाँ पर ये जो क्यूटिकल है वहाँ पे वो उसका थोड़ा सा इंटरप्शन आपको नज़र आएगा, यानी जहाँ पे स्टोमेटा है वहाँ पे क्यूटिकल एब्सेंट होगी। ठीक है, जस्ट वहाँ पे एक पियर्स या फिर आपको छोटा सा होल टाइप का नज़र आएगा, काफ़ी माइन्यूट। चलिए अगला देखते हैं कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स के बारे में अगर बात की जाए तो एपिडर्मिस जो है वो प्रेजेंट होता है वाइड जोन ऑफ द कॉर्टेक्स में, और एक ग्रेट वेरिएशन जो है आपको नज़र आती है डिफरेंट डिफरेंट स्पीशीज़ में। यानी कि जो कॉर्टेक्स होता है एपिडर्मिस के देखिए, एक चीज़ आपको जाननी है कि सबसे पहले आउटर लेयर में क्या होगा, एपिडर्मिस, उसके अंदर यानी कि इससे सबसे पहले आप स्टेम को देखेंगे तो सबसे पहले आपको ये मिलेगा एपिडर्मिस, फिर इसके अंदर वाला हिस्सा क्या कहलाएगा, कॉर्टेक्स, फिर इसके अंदर बिल्कुल बीच वाला जो सेक्शन है ये आपका स्टील कहलाता है। ठीक है, तो चलिए इस कॉन्सेप्ट को आपने समझ लिया। चलिए अब कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। एपिडर्मिस के बाद की जो सेकेंड इंटरनल लेयर होती है उसे कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, और ये बहुत ही ज़्यादा टाइप की जो वेरिएशन है वो अलग अलग स्पीशीज़ में शो करती है। ठीक है, तो जनरली जो बॉटनिस्ट थे उन्होंने 4 टाइप्स के जो कॉर्टेक्स थे उनको रिकॉग्नाइज किया, जिनमें पहला था द होल ऑफ द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड विद स्मॉल और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस। यानी कि यहाँ जो कॉर्टेक्स है वो पूरे तरीके से पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, और स्मॉल और लार्ज इंटरसेलुलर स्पेसेस जो होती हैं उनके अंदर प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है लाइकोपोडियम सेलागो। यहाँ पर इस टाइप का जो कॉर्टेक्स प्रेजेंट होता है उसे होमोजेनस कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है। होमोजेनस क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो कंप्लीट जो कॉर्टेक्स है वो सिर्फ एक सेल के द्वारा बना हुआ होता है, पैरेन्काइमेटस, और इसी कारण इसे होमोजेनस जो है होमोजेनस कॉर्टेक्स के नाम से जाना जाता है, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक टाइप का जो टिश्यू है या सेल है वो प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से जो टर्म है आपको क्लियर हुआ होगा। अगला देखिए, अगला है द होल ऑफ द कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स विदाउट इंटरसेलुलर स्पेसेस। बहुत अच्छी बात है कि पहले वाले में आपने देखा कि पूरा जो कॉर्टेक्स था वो पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ था, लेकिन यहाँ पे सेकंड के केस में यहाँ पर जो पूरी की पूरी लेयर है आपके कॉर्टेक्स की वो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के द्वारा बना हुआ होता है, सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। और एक खास बात और कि इनके बीच में इंटरसेलुलर स्पेसेस नहीं पाई जा रही थी। ठीक है, तो चलिए इतना आपने समझ लिया। अब थर्ड टाइप का जो कॉर्टेक्स होता है, चलिए देखें वो क्या है। तो थर्ड टाइप का जो कॉर्टेक्स यहाँ पे होता है इसे डिफ्रेंशिएट किया गया है आउटर और इनर स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा, यानी कि यहाँ पे डबल लेयर कॉर्टेक्स आपको नज़र आएगा, और बीच में पैरेन्काइमेटस सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो एक आपको सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर नज़र आएगा, ऊपर स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यू, बीच में पैरेन्काइमेटस और नीचे फिर से स्क्लेरेन्काइमेटस। ठीक है, तो एक सैंडविच लाइक स्ट्रक्चर आपको नज़र आएगा। एक चीज़ और कि इस टाइप का यानी सैंडविच लाइक जो प्रोजेक्शन है कॉर्टेक्स का वो किस स्पीशीज़ में नज़र आता है, तो लाइकोपोडियम क्लेवेटम में चीज़ें नज़र आती हैं। ठीक है, अगला देखिए, थर्ड टाइप का जो कॉर्टेक्स है, फोर्थ टाइप का। ठीक है, फोर्थ टाइप का जो कॉर्टेक्स है, दिस कॉर्टेक्स इज डिफरेंशिएटेड इनटू आउटर एंड इनर पैरेन्काइमेटस सेल्स एंड मिडल स्क्लेरेन्काइमेटस सेल्स। यहाँ पर देखिए थर्ड में जो हमने पढ़ा था सैंडविच लाइक प्रोजेक्शंस, सैंडविच लाइक मॉर्फोलॉजी या सैंडविच लाइक जो अरेंजमेंट थी सेल्स की वो, लेकिन यहाँ पे फोर्थ वाले में आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको नज़र आएगा इसका बिल्कुल उल्टा, यानी जस्ट ऑपोजिट। कैसे, यहाँ पे दो स्क्लेरेन्काइमेटस टिश्यूज़ के बीच में एक पैरेन्काइमेटस हुआ करता था। ठीक है, इस तरीके से, लेकिन इस फोर्थ वाले में अगर आप देखेंगे यहाँ पे तो दो पैरेन्काइमेटस सेल्स की लेयर के बीच में बिल्कुल स्क्लेरेन्काइमेटस जो है वो नज़र आ रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखिए। तो मेरे ख्याल से यहाँ जो 4 टाइप्स के जो कॉर्टेक्स थे उनके बारे में आपने समझ लिया होगा।
अब देखिए कॉर्टेक्स के बाद जो है उसके बाद का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं, ठीक है। चलिए, तो अभी तक हमने बात की कुल 4 टाइप्स के जो डिफरेंट कॉर्टेक्स एग्जिस्ट करते हैं अलग अलग स्पीशीज़ में, उनके बारे में। और अब हम बात करेंगे कॉर्टेक्स के बाद जो स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता है उनके बारे में। तो दोस्तों, कॉर्टेक्स के बाद जो नेक्स्ट लेयर होती है वो होती है एंडोडर्मिस की, ठीक है। आप बिल्कुल भी परेशान न होइए, इन चीज़ों को हम फिगर के माध्यम से भी यहाँ पर समझेंगे। तो कॉर्टेक्स के ठीक बाद जो स्ट्रक्चर होता है उसे एंडोडर्मिस कहा जाता है। यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि एंडोडर्मिस भी सिंगल लेयर होता है, ठीक है, और वेल डिफाइंड सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है। और इसके साथ साथ किन्हीं किसी केसेस में कॉन्स्पिक्यूअस कैस्पेरिनियम स्ट्रिप भी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पर एक चीज़ डेफिनेट नहीं है कि किसी किसी स्पीशीज़ में देखिए किसी किसी स्पीशीज़ में वेल डिफाइंड एंडोडर्मिस नज़र आता है, लेकिन मेचॉरिटी के बाद ये जो स्ट्रक्चर है वो डिमिनिश हो जाता है, यानी कि ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो ये भी चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। एंडोडर्मिस कैसा होता है? सिंगल लेयर वेल डिफाइंड सेल के द्वारा बना हुआ होता है, और इसके ठीक बाद जो कैस्पेरिनियन स्ट्रिप होती है वो प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेचॉरिटी के बाद जो एंडोडर्मिस होता है वो एक डिस्टिंक्ट स्ट्रक्चर के रूप में प्रेजेंट नहीं हो पाता, यानी कि सेल की लेयर्स के बीच में ये छुप जाता है, ठीक है। चलिए अगला देखिए। एंडोडर्मिस जो है उसके बाद की जो नेक्स्ट लेयर है वो है पेरिसाइकल, ठीक है। पेरिसाइकल यहाँ पर एक या एक से ज़्यादा कॉम्पैक्ट लेयर्स के द्वारा कॉम्पैक्टली अरेंज्ड पैरेन्काइमेटस सेल्स के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या था? सबसे पहला था आपका क्यूटिकल लेयर, ठीक है। क्यूटिकल लेयर के नीचे क्या था? चलिए इमेज के माध्यम से समझते हैं इसे। ये देखिए आपकी स्क्रीन पे ये इमेज है, और इस जो इमेज है उसमें क्लियरली विजिबल है कि सबसे पहले क्या है? क्यूटिकल के लेयर, उसके अंदर फिर आपको एपिडर्मिस नज़र आएगा, ये रहा, ठीक है, सिंगल लेयर। उसके बिल्कुल ठीक अंदर आपको कॉर्टेक्स नज़र आएगा जो कि ये है, ठीक है। कॉर्टेक्स के ठीक बाद आपको नज़र आएगा यहाँ पर एंडोडर्मिस की लेयर, ये देखिए। पर यहाँ पे आप इसे एक डिस्टिंक्ट फीचर्स की तरह नहीं देख सकते, और इसीलिए यहाँ पे थोड़ा सा आपको डिफ़िकल्टी फील होगी उसे एक सेपरेट स्ट्रक्चर की तरफ देखने में, ठीक है। हालांकि आप ऐसे समझ सकते हैं कि यहाँ पर एक एंडोडर्मिस की जो सिंगल लेयर है वो प्रेजेंट है। देन आफ्टर यहाँ पे आता है पेरिसाइकल। ये जो आप लेयर देख रहे हैं ये पेरिसाइकल कहलाता है। इसके ठीक अंदर प्रोटोजाइलम और मेटाजाइलम नाम के स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोटो और मेटाजाइलम क्या होता है? तो अगर आपको यहाँ पे थोड़ी सी डिफ़िकल्टी हो रही है तो समझ लीजिए। प्रोटोजाइलम्स आर नथिंग बट इमेच्योर जाइलम्स, ठीक है। जिसे आप यहाँ पे टर्म दे सकते हैं कि मैच्योर्ड नहीं है, और जो मैच्योर्ड जाइलम्स होते हैं उन्हें मेटाजाइलम्स के नाम से जाना जाता है। तो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पे समझने वाली चीज़ें नहीं है, बिल्कुल सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। और ये तो आपने एक स्पीशीज़ का जो स्ट्रक्चर है वो देखा। सेकेंड स्पीशीज़ का जो स्ट्रक्चर है आपको बी में नज़र आएगा, ठीक है। और ये स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ जो है ये स्टील का स्ट्रक्चर या जो स्टेम का स्ट्रक्चर है वो वैरी करता रहता है। ऑलरेडी हमने वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि यहाँ पर जो एक स्पीशीज़ के अंदर जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर नज़र आता है, ज़रूरी नहीं कि सभी स्पीशीज़ में यही नज़र आए। तो थोड़ा सा वैरायटी आपको हर ही स्पीशीज़ में नज़र आएगी। और जो आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं इजीली, ये है आपका लाइकोपोडियम क्लेवेटम का जो स्टेम है उसका स्ट्रक्चर है टीएस का, ठीक है। और ये जो आप देख रहे हैं आपके ये जो है ये लाइकोपोडियम, ये कैमम का जो स्ट्रक्चर है स्टील का। तो दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्लियरली विजिबल है। यहाँ पर जो आप सेंट्रल एरिया देख रहे हैं इसमें एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, प्रोटोजाइलम, मेटाजाइलम सब कुछ प्रेजेंट है, यहाँ पे भी प्रेजेंट है। लेकिन दोनों के बीच में जो स्ट्रक्चर है, सेंट्रल स्ट्रक्चर, दोनों के बीच में डिफरेंस यहाँ पर आप क्लियरली देख सकते हैं। हालांकि इन चीज़ों को काफ़ी डीप में हम वीडियो में आगे चलकर भी डिस्कस करेंगे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। नेक्स्ट है टॉपिक हमारा स्टील। तो स्टील जो है बिल्कुल सेंट्रल पार्ट होता है एंडोडर्मिस के अंदर का जो पार्ट है, ठीक है। पेरिसाइकल के अंदर का जो पार्ट है बिल्कुल सेंट्रल का एरिया, इसे स्टील कहा जाता है। तो स्टील भी यहाँ पे कई सारे जो फॉर्म्स है उनमें एग्जिस्ट करता है। तो स्टील के बारे में थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट है उसे समझते हैं। तो स्टील यहाँ पे
प्राइमरी जाइलम और प्राइमरी फ्लोएम के द्वारा बना हुआ होता है। और इसे एक प्रोटोस्टील जो है वो टर्म दिया जाता है। प्रोटोस्टील टर्म क्या होता है ये हमने आपको पहले भी वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। प्रोटोस्टील का टर्म तब दिया जाता है जबकि किसी भी स्टील के अंदर जो पिथ है वो एब्सेंट होता है। ठीक है। अच्छा, ये जो आप पिथ देख रहे हैं टर्म, इसका क्या मतलब है? पिथ मतलब होता है ये आपका अगर स्टेम का स्ट्रक्चर है तो बिल्कुल सेंट्रल का जो एरिया होता है उसे पिथ माना जाता है, और बिल्कुल आउटर जो एरिया है यहाँ पे उसे कहा जाता है एपिडर्मिस। ठीक है, चलिए आगे देखें। तो प्रोटोस्टील जो टर्म है उसका क्या मतलब है यहाँ पे? प्रोटोस्टील का मतलब कि जो स्टील का स्ट्रक्चर है उसमें पिथ जो है वो एब्सेंट होगा। ठीक है, और जो स्टील है बिल्कुल सेंटर में सिचुएटेड होता है। अगला देखिए, यहाँ पर जो जाइलम और फ्लोएम टिश्यू का जो अरेंजमेंट है वो अलग अलग होता है अलग अलग स्पीशीज़ में। ठीक है, और स्पीशीज़ के नाम के अकॉर्डिंग जो होता है आप उन्हें देख सकते हैं कि कौन सा जो स्ट्रक्चर है या किस टाइप का जो टीएस है या ट्रांसफर सेक्शन है वो किस तरीके से वैरी करता है स्पीशीज़ टू स्पीशीज़। ठीक है, इसको अभी हम इमेज के माध्यम से आप सभी को बताएंगे। अगला देखिए, इन केस ऑफ लाइकोपोडियम सेरेटम जो जाइलम होता है वो स्टार शेप्ड होता है, और प्रोटोजाइलम जो होता है वो सिचुएटेड होता है पेरीफेरी, यानी कि प्रोटोजाइलम एक्सार्क कंडीशन में पाया जाता है। ठीक है, देखिए एक्सार्क और इंजार्क जो कंडीशन है, ठीक है, एंडार्क और एक्सार्क। ठीक है, तो एंडार्क जो कंडीशन है वो तब मानी जाती है जबकि प्रोटोजाइलम जो होता है वो किसकी तरफ होता है? पिथ की तरफ। ये आपका क्या है? पेरीफेरी, और ये क्या है? पिथ। तो अगर पेरीफेरी की तरफ जो होता है प्रोटोजाइलम तो ये क्या कहलाता है आपका? ये पेरीफेरी है। ठीक है, पेरीफेरी की तरफ अगर पाया जाता है तो आपको ये कंडीशन कहलाएगी एक्सार्क, और अगर पिथ की तरफ जो होता है वो प्रोटोजाइलम प्रेजेंट होता है इस तरफ तो ये क्या कहलाएगा आपका? इन डार्क कंडीशन। ठीक है, तो मेरे ख्याल से यहाँ पे अगर आपका डाउट होगा इसको लेकर के तो क्लियर हुआ होगा। अगर आपको आता है तो आप वीडियो को थोड़ा सा फॉरवर्ड करके इसे स्किप कर सकते हैं। चलिए आगे देखा जाए तो कुछ स्पीशीज जैसे लाइकोपोडियम एनोटियम के केस में जो एक्टिनोस्टील है वो जो स्ट्रक्चर वो नज़र आता है। ठीक है, ये एक्टिनोस्टील क्या होता है और कितने टाइप के जो स्टील हैं इनके बारे में अभी हम डिस्कस करेंगे काफ़ी डिटेल में। ठीक है, और देखिए गाइज यहाँ जो स्टील है वो 4 टाइप्स के जो स्टील हैं वो नज़र आते हैं, और हम इमेज की हेल्प से आप सभी को बताएंगे कि चारों के बीच में जो डिफरेंस है वो क्या होता है। ठीक है, अब देखिए क्योंकि जो स्टील है यहाँ पे वो 4 अलग टाइप्स का 4 अलग टाइप के एग्जिस्ट करते हैं, तो अलग अलग स्पीशीज़ में जो है ये स्टील वैरी करते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन लाइकोपोडियम एनोटियम में जो स्टील है वो एक्टिनो स्टील टाइप का पाया जाता है। तो व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ एक्टिनो स्टील? तो दोस्तों अभी हम एक जो कॉन्सेप्ट है एक्टिनो स्टील का उसको पढ़ते हैं, इसके बाद हम 4 जो अदर टाइप्स के जो स्टील हैं उनके बारे में भी थोड़ा सा स्टडी करेंगे, क्योंकि यहाँ से भी पूरी उम्मीद है क्वेश्चन आपके बने। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एल एनोटियम में जो स्टील है वो किस टाइप का पाया जाता है, और आपको दिया होगा एक्टिनो स्टील, प्रोटो स्टील और जो वेरियस टाइप के स्टील है वहाँ पर। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा देखते हैं। तो एक्टिनो स्टील मतलब होता क्या है कि जाइलम जो होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, जो फ्लोएम के फरोज हैं उनके बीच में प्रेजेंट होते हैं जाइलम, और ये थोड़ा सा स्टेलेट जो अरेंजमेंट है उसको भी शो करते हैं। तो ये जो कंडीशन है वो आपकी कहलाती है एक्टिनो स्टील। ठीक है, जो फ्लोएम अगर जाइलम रेस के बीच में अगर एग्जिस्ट करते हैं तो इस टाइप की जो स्टील होती है उसे एक्टिनो स्टील कहा जाता है। ठीक है, दोनों के बीच में डिफरेंस है। देखिए जाइलम के बीच में अगर फ्लोएम हो और फ्लोएम के बीच में अगर जाइलम हो तो इन दोनों के बीच में डिफरेंस है, आप समझ भी सकते हैं उसको। ठीक है, तो ये टाइप का जो स्टील होता है उसे एक्टिनो स्टील कहा जाता है। और इन केस ऑफ एल क्लेवेटम यानी लाइकोपोडियम क्लेवेटम, जो जाइलम है वो सेपरेट प्लेट्स के रूप में अरेंज नज़र आता है पैरेलली, और जो फ्लोएम है इन जाइलम के बीच में एग्जिस्ट करता है। ठीक है, प्लेट्स के बीच में जाइलम एग्जिस्ट करता है। तो अगर आप इसको डीपली इमेज की हेल्प से समझेंगे तो आपको कुछ ऐसा नज़र आएगा। ये जो आपका ए नंबर जो स्ट्रक्चर है स्टील का, ठीक है, ये है आपका एक्टिनो स्टील, जो कि हमने आपको कहा कि फ्लोएम के प्लेट्स के बीच में जाइलम एग्जिस्ट करता है। ठीक है,
सेकंड देखिए, स्टेलेट शेप्ड होता है, तो यहाँ पर फ्लोएम्स के बीच में जाइलम एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन यहाँ पे कनेक्टेड है, जो फ्लोएम्स है वो कनेक्टेड है, ठीक है, देखिए इस टाइप से। नेक्स्ट में देखिए प्लेट्स के रूप में जो है फ्लोएम एग्जिस्ट कर रहे हैं और उनके बीच में जो जाइलम है वो स्कैटर्ड है। तो इस टाइप का जो स्टील है उसे प्लैक्टो स्टील के नाम से जाना जाएगा। अगला देखिए मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो मिक्स्ड प्रोटो स्टील में एक रैंडमली फ्लोएम और जाइलम स्कैटर्ड नज़र आते हैं, तो ये जो स्टील है ये कहलाएगा मिक्स्ड प्रोटो स्टील। तो यहाँ पर आपने जो 4 टाइप्स के जो वेरियस प्रोटो स्टील है उनके बारे में देखा, ठीक है, स्टील जो है उनके बारे में देखा, सॉरी। सबसे पहला जो स्टील है वो क्या था, एक्टिनो स्टील है, जिनमें फ्लोएम्स के बीच में जो जाइलम है वो स्कैटर्ड नज़र आता है, लेकिन यहाँ पे जो फ्लोएम के प्लेट्स हैं वो काफ़ी थिक होते हैं। और सेकंड जो है आपका स्टील वो कहलाएगा स्टेलेट शेप्ड। तो यहाँ पर जो फ्लोएम्स है वो प्लेट्स के रूप में तो एग्जिस्ट करते हैं, लेकिन यहाँ कई बार फ्लोएम्स जो है वो कनेक्टेड नज़र आते हैं। तो इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है जाइलम और फ्लोएम का, दैट इज़ कॉल्ड स्टेलेट शेप्ड। सी में देखिए प्लैक्टो स्टील। तो प्लैक्टो स्टील, प्लैक्टो मीन्स प्लेट, तो प्लेट्स के रूप में जो है वो फ्लोएम एग्जिस्ट कर रहा है और इनके बीच में जो जाइलम है वो स्कैटर्ड है। तो यहाँ जो इस टाइप का जो स्टील होता है उसे प्लैक्टो स्टील के नाम से भी जाना जाता है। अगला है देखिए डी। डी स्टील जो है वो मिक्स्ड प्रोटो स्टील है, क्योंकि यहाँ पे रैंडमली फ्लोएम और जाइलम जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे जो हमने 4 टाइप्स के जो स्टील पढ़े हैं उनकी जो स्ट्रक्चर है वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, और फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट था वो हमने देखा, और ये आपने देखिए आपकी जो चीज़ हमने समझी वही चीज़ यहाँ पे अब मेंशन है, ठीक है। तो थोड़ा सा इसको रिवाइज कर लेते हैं। देखिए in actino steel, the furrows in the xylem are much more or show stellate arrangement. The phloems lays in the space between the xylem rays, and the type of steel is known as actino steel। यानी कि फ्लोएम जो होता है वो जाइलम रेस की स्पेस के बीच में के जो स्पेस होते हैं उनमें एग्जिस्ट करता है, और ये जो स्ट्रक्चर है एक्टिनो स्टील कहलाएगा। और फ्लोएम अगर जाइलम रेस के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है तो अगर कनेक्टेड है तो वो कहलाएगा आपका स्टेलेट, ठीक है। चलिए अगला है प्लैक्टो स्टील। तो प्लेट्स के रूप में अगर फ्लोएम्स प्रेजेंट है और उनके बीच में स्कैटर्ड है जाइलम, तो ये आपका प्लैक्टो स्टील कहलाएगा। नेक्स्ट देखिए अगर जाइलम और फ्लोएम जो है एम्बेडेड नज़र आते हैं स्कैटर्ड, तो ये कहलाएगा आपका मिक्स्ड प्रोटो स्टील, ठीक है, जैसा कि आपने इस इमेज के हेल्प से समझा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आगे देखिए प्रोटोजाइलम जो होता है ऑलवेज एक्सार्क कंडीशन में देखा जाता है, जितने भी टाइप के जो स्टील यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं सभी में। एक्सार्क मतलब जो होता है कि जो इमेच्योर्ड, यानी कि जो इमेच्योर्ड जाइलम जो होता है वो अगर पेरीफेरी की तरफ रहता है तो एक्सार्क कंडीशन कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए जाइलम जो होता है यूजुअली कंपोज्ड ऑफ, यानी जो जाइलम यहाँ पे प्रेजेंट होता है उसके अंदर जो स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं, यानी जो जाइलम के पार्ट्स होते हैं उनमें आता है ट्रैकेट्स, फ्लोएम और सीव ट्यूब, और इसके साथ साथ फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। तो जाइलम के स्ट्रक्चर में आपका आता है ट्रैकेट्स, और फ्लोएम के केस में आता है सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए कैम्बियम जो होता है यहाँ पे कम्प्लीटली एब्सेंट होता है, और इसी कारण यहाँ पे जो सेकेंडरी ग्रोथ होती है वो विजिबल नहीं होती, क्योंकि आप सभी बॉटनी के स्टूडेंट हैं तो आपने ये पढ़ा होगा वैस्कुलर बंडल के केसेस में कि सेकेंडरी ग्रोथ आर विजिबल इन केस ऑफ कैम्बियम व्हेन प्रेजेंट, ठीक है। तो कैम्बियम के एब्सेंट में देयर इज़ नो सेकेंडरी ग्रोथ, ठीक है, और इसी कारण देयर इज़ नो फॉर्मेशन ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। तो यहाँ तक हमने जो इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर था उसके बारे में अभी हमने डिस्कस की। चलिए अब रूट्स के बारे में पढ़ते हैं कि रूट्स यहाँ पे कैसी होती हैं, और रूट्स का जो स्ट्रक्चर है वो किस टाइप का देखा जाता है। तो रूट्स के केस में देखा जाए तो रूट्स आर एडवेंटिशियस टाइप, ये हम बहुत बार रिपीट कर चुके हैं, ठीक है। अब देखिए टीएस ऑफ एरियल रूट ऑफ लाइकोपोडियम ये किस टाइप का नज़र आता है। तो अगर हम टीएस की बात करें यहाँ पर, तो जो एरियल रूट होती है लाइकोपोडियम की, ये कुछ सर्कुलर टाइप की नज़र आती है, और जो इसकी आउटलाइन होती है उसका जो स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं।
तो बेसिकली जो यहाँ पे स्ट्रक्चर नज़र आएगा रूट्स में, उनमें सबसे पहला पार्ट है आपका एपिडर्मिस, सेकंड है कॉर्टेक्स और तीसरा है स्टील। और उसके बाद फिर हम लीफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो यहाँ पर 3 टाइप्स के जो पार्ट होते हैं, 3 पार्ट्स जो हैं वो रूट्स में एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है, जैसे कि हमने स्टेम के केस में पढ़ा। तो देखिए सबसे पहले एपिडर्मिस की बात करते हैं यहाँ पे। तो एपिडर्मिस जो होती है वो आउटर कवरिंग होती है और एक लेयर जो होती है एक सेल थिक लेयर द्वारा यानी कि यूनिसैरेड फैशन में अरेंज्ड होता है यहाँ पे एपिडर्मिस, ठीक है। जो सेल्स होती हैं वो थिन वॉल्ड होती हैं और एपिडर्मिस जो होता है उसके अंदर कई सारे जो रूट हेयर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं और यही जो है वो मेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर माना जाता है लाइकोपोडियम का, ठीक है। यानी कि एपिडर्मिस के अंदर कई सारे रूट हेयर्स प्रेजेंट होते हैं और ये एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक के रूप में भी देखा जाता है लाइकोपोडियम के। अगला देखिए कॉर्टेक्स। तो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं टीएस ऑफ रूट। तो कॉर्टेक्स यहाँ पे क्लियरली विजिबल है आपके। और एपिडर्मिस के बाद जो दूसरा स्ट्रक्चर होता है वो होता है कॉर्टेक्स, ठीक है। कॉर्टेक्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। तो एपिडर्मिस के बाद एक वाइड जोन आपको कॉर्टेक्स नज़र आएगा, ये है देखिए कॉर्टेक्स, ठीक है। ये इनर कॉर्टेक्स है, आउटर कॉर्टेक्स है और ये डिफ्रेंशिएटेड होता है आउटर स्क्लेरेनकाइमा और इनर पैरेनकाइमा के रूप में। ये देखिए आउटर क्या है, ये स्क्लेरेनकाइमा है और जो इनर कॉर्टेक्स है ये पैरेनकाइमेटस सेल्स द्वारा बनी हुई होती है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि ये सभी आपके एग्जामिनेशन पर्पसेस से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ देखिए जो आउटर जो कॉर्टेक्स होता है उसका फंक्शन होता है मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना रूट्स को, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। चलिए अब थोड़ा सा स्टील के बारे में स्टडी कर लेते हैं। तो स्टील जो होता है यहाँ पे डाई, टेट्रा और पॉलीआर्क कंडीशन में नज़र आता है, ठीक है। और जो प्रोटोस्टील कुछ प्रोस्टेट स्पीशीज़ में पॉलीआर्क कंडीशन में नज़र आएगा, यानी कि 6 से 10 प्लेट्स जो होती हैं जाइलम की अरेंज होती हैं रेडियली स्टार शेप्ड, ठीक है। ये पॉलीआर्क, टेट्राआर्क और डाईआर्क का मतलब आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो आप ऐसे समझिए कि अगर डाई मीन्स होता है 2 फ्लोएम के बीच में अगर अरेंज्ड होता है, ट्राई मीन्स होता है 3 और पॉली मीन्स होता है कई सारी जो जाइलम के प्लेट्स हैं उनके बीच में अगर अरेंज्ड होता है फ्लोएम, तो ये जो कंडीशन आती है वो पॉलीआर्क, डाईआर्क, ट्राईआर्क ये जो टर्म है वो दिए जाते हैं इस सिचुएशन में, ठीक है। चलिए अगला देखिए। यहाँ पे जो जाइलम होता है वो एक्सार्क कंडीशन में होता है। एक्सार्क हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए इस चीज़ को हम यहाँ पे स्किप करते हैं। अगला देखिए, यहाँ जो फ्लोएम होता है वो प्रेजेंट होता है और जाइलम्स की रेडियल आर्म्स के बीच में ही फ्लोएम स्कैटर्ड होता है, ठीक है। इरेक्ट और पेंडेंट जो स्पीशीज़ होती है उनमें स्टील जो होता है वो डाई आर्क कंडीशन में और टेट्रा आर्क कंडीशन में पाया जाता है। देखिए ये भी नोटिसेबल फीचर है, इसे भी आपको ध्यान में रखना है। अब देखिए इन लाइकोपोडियम सिलागो और लाइकोपोडियम सेरेटम के केस में यहाँ जो है वो डाई आर्क कंडीशन में नज़र आता है और जाइलम जो होता है वो सी या यू शेप्ड या क्रेसेंट शेप्ड जो है वो नज़र आता है। ये भी रिमार्केबल फीचर है और इसे भी आपको नोट डाउन करना है। यहाँ पे जो फ्लोएम होता है वो प्रेजेंट होता है बिटवीन 2 एंड्स ऑफ जाइलम और यहाँ पे सिर्फ एक ग्रुप टाइप का, देखिए जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ना, एक ग्रुप टाइप का नज़र आएगा। देखिए यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, फिर एक यहाँ पे, ठीक है, ग्रुप टाइप का नज़र आता है। जो कॉर्टिकल रूट्स होती हैं दैट आर एग्जैक्टली सिमिलर इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर टू दैट ऑफ एरियल रूट्स, यानी कि यहाँ पे जो एरियल रूट्स होती हैं, ठीक है, उनका स्ट्रक्चर कुछ कुछ मिलता है कॉर्टिकल रूट से, ठीक है। कॉर्टिकल रूट का स्ट्रक्चर हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ था इसी वीडियो के बिल्कुल स्टार्टिंग में, आपने ध्यान दिया होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो एपिडर्मिस होता है उसके अंदर जो रूट सेयर होते हैं वो एब्सेंट होते हैं और जाइलम के अंदर देखिए तो जाइलम जो होता है वो ट्रैकेट्स, फ्लोएम और सीव ट्यूब और फ्लोएम पैरेन्काइमा के द्वारा बना हुआ होता है और एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो होते हैं वो इनडिस्टिंक्ट फीचर्स के रूप में नज़र आते हैं। यानी कि अगर आप देखेंगे दोनों को सेपरेट करना है, दोनों को अलग देखना, तो ऐसा नहीं नज़र आएगा। बेसिकली सब यहाँ पे एक गुच्छे की तरह नज़र आते हैं, एक के ऊपर एक सेल्स जो होती है अरेंज होती हैं और यहाँ पे एक डिस्टिंक्ट आप एंडोडर्मिस और पेरिसाइकिल जो है वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाते, ठीक है। और एक और रिमार्केबल फीचर यहाँ ये है कि पिथ और कैम्बियम जो होता है वो कम्प्लीटली एब्सेंट होता है। और देखिए इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपकी टीजीटी के एग्ज़ाम्स में बनते हैं, आपके जीआईसी के एग्ज़ाम्स में बनते हैं, पीजीटी के एग्ज़ाम्स में इस टाइप के क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं।
आपसे कहा जा सकता है कि जो रिमार्केबल फीचर होता है, या आपसे आपको एग्जाम में ऐसे दिया जा सकता है कि पिथ एंड कैम्बियम आर प्रेजेंट इन लाइकोपोडियम, ऐसे ट्रू और फॉल्स, सॉरी, आपसे कहा जा सकता है कि इन केस ऑफ लाइकोपोडियम पिथ इज एब्सेंट और कैम्बियम इज प्रेजेंट, या कैम्बियम इज एब्सेंट पिथ इज प्रेजेंट। ठीक है, इस तरीके से जाइलम और फ्लोएम एब्सेंट या प्रेजेंट, इस तरीके से 4-5 ऑप्शन आप सभी को दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो इसी टाइप के जो क्वेश्चन है वो कंफ्यूज करते हैं आपको, क्योंकि आपने पढ़ा सब कुछ होता है, लेकिन एट द टाइम ऑफ एग्जामिनेशन ये सब चीज़ें दिमाग में स्ट्राइक नहीं कर पाती हैं। ठीक है, चलिए अब डिस्कस करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इन लाइकोपोडियम। तो अगर ट्रांसफर सेक्शन देखा जाए लीफ का, तो वहाँ पे बेसिकली आपको 3 जो स्ट्रक्चर हैं जो कि इजीली विजिबल हैं। सबसे पहला यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर एपिडर्मिस, सेकेंड इज मेसोफिल टिश्यू, और थर्ड इज सिंगल मेडियन वैस्कुलर बंडल। वैस्कुलर बंडल क्या होता है सभी जानते हैं। जाइलम, फ्लोएम और कैम्बियम को मिला के जो स्ट्रक्चर तैयार होता है उसको हम कलेक्टिवली वैस्कुलर बंडल के नाम से जानते हैं। तो चलिए अभी जो हमने हेडिंग्स देखी उनको एक एक करके सभी के ऊपर थोड़ा थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम एपिडर्मिस की। तो एपिडर्मिस यहाँ पे आउटर मोस्ट लेयर होता है लीफ का, जो कि एक सेल लेयर के द्वारा बना हुआ होता है, यानी कि सिंगल जो सेल की लेयर्स होती हैं ऐसे। ठीक है, ये एक सेल है, ये एक सेल है, ये एक सेल है। सिंगल सेल यानी कि यूनिसेरिएट थिकनेस लिए हुए होता है। ठीक है, और ये आउटर मोस्ट लेयर की हम बात कर रहे हैं एपिडर्मिस की। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती हैं वो पैरेनकाइमेटस होती हैं, यानी कि पैरेनकाइमा जो सेल है इसके द्वारा बना हुआ होता है एपिडर्मिस। साथ ही साथ ये क्यूटिनाइज्ड भी होता है, यानी कि एक सिंगल लेयर जिसे क्यूटिकल कहा जाता है, दैट इज प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस। ठीक है, तो इसीलिए एपिडर्मिस को हम यहाँ पे क्या टर्म देते हैं, क्यूटिनाइज्ड। ठीक है, चलिए अगला देखिए। तो एपिडर्मिस इज ऑल्सो इंटरप्टेड बाय द प्रेजेंस ऑफ स्टोमेटा, यानी कि यहाँ पे जो एपिडर्मिस है यहाँ पे कंटिन्यूड नहीं है। एपिडर्मिस कंटिन्यूड नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि वो इंटरप्टेड है स्टोमेटा की प्रेजेंस के कारण। ठीक है, स्टोमेटा जहाँ पे भी होगा वहाँ पे एपिडर्मल सेल नहीं होंगे, या फिर एपिडर्मल सेल ही आगे चल करके स्पेशलाइज्ड होकर के स्टोमेटा में कन्वर्ट हो गई है। ठीक है, आप इसको ऐसा भी समझ सकते हैं। अब देखिए, इन होमोफिलस या आइसोफिलस स्पीशीज, यानी कि ऐसी स्पीशीज जिनके अंदर सारी लीव्स एक ही टाइप की पाई जाती हैं, उनमें जो स्टोमेटा होता है वो प्रेजेंट होता है आउटर और इनर दोनों एपिडर्मिस में। ठीक है, तो ये भी चीज़ एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, जिसे आप एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन भी कह सकते हैं। यहाँ पे जो टर्म दिया जा रहा है एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन, ये तब कही जाती है जबकि स्टोमेटा लीफ के अपर और लोअर सेक्शन, यानी कि डॉर्सल और वेंट्रल दोनों ही एपिडर्मिस में प्रेजेंट होता है, और इसीलिए इसे एम्फीस्टोमैटिक कंडीशन कहा जाता है। अच्छा, अब देखिए हेट्रोफाइलस कंडीशन। तो हेट्रोफाइलस या फिर एनिसोफाइलस कंडीशन जो होती है वो तब कही जाती है जब स्टोमेटा आर मोस्टली रेस्ट्रिक्टेड ऑन द लोअर सरफेस, यानी कि हाइपोस्टोमैटिक कंडीशन कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आप देखें तो यहाँ पे एक चीज़ आपने क्लियरली समझ ली होगी कि जो होमोफाइलस कंडीशन होती है, होमोफाइलस या आइसोफाइलस जो कंडीशन होती है, इस कंडीशन में स्टोमेटा अपर और लोअर दोनों सरफेसेस पे प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर जो प्लांट है वो हेट्रोफाइलस है, यानी कि जो प्लांट के अंदर जो लीफ है वो अलग अलग टाइप्स की पाई जा रही है, उन सभी प्लांट्स में जो स्टोमेटा होता है वो लोअर सेक्शन में नहीं पाया जाता, सिर्फ लीफ के अपर सेक्शन में पाया जाता है। और यही इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको यहाँ समझनी है। ठीक है, और अगर सिर्फ लोअर सेक्शन में एब्सेंट हो रहा है और अपर सेक्शन में प्रेजेंट हो रहा है स्टोमेटा, तो उस कंडीशन को आप हाइपोस्टोमैटिक कंडीशन बोलेंगे। ठीक है, चलिए आगे देखें। आगे है मेसोफिल सेल्स। तो मेसोफिल सेल या मेसोफिल टिश्यू जो होते हैं, एक वाइड जोन क्रिएट किए हुए होते हैं अपनी लीफ के स्ट्रक्चर में। ठीक है, एपिडर्मिस के बाद जो सेकंड लेयर होती है उसे ही मेसोफिल लेयर या मेसोफिल टिश्यू के नाम से जाना जाता है, और इसके जस्ट नीचे वैस्कुलर बंडल प्रेजेंट होता है। यहाँ जो मेसोफिल टिश्यूज होते हैं ये थिन वॉल्ड क्लोरेनकाइमेटस सेल्स के द्वारा बने हुए होते हैं, और इनके बीच में या तो इंटरसेलुलर स्पेस प्रेजेंट होती है किसी स्पीशीज़ में, और किन्हीं स्पीशीज़ में ये इंटरसेलुलर स्पेशीज़ जो होती हैं वो एब्सेंट होती हैं। ठीक है, ये कंडीशन के ऊपर डिपेंड करता है कि हम किस स्पीशीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। अगला है वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि वैस्कुलर बंडल इज अ कलेक्टिव फॉर्म ऑफ जाइलम, फ्लोएम एंड कैम्बियम। ठीक है, तो वैस्कुलर बंडल देखिए
जो लीफ का बिल्कुल सेंट्रल वाला पोर्शन होता है जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, बिल्कुल सेंट्रल में ही प्रेजेंट होता है वेस्कुलर बंडल, और ये सिंगल कंसेंट्रिक टाइप होता है, यानी कि वेस्कुलर बंडल यहाँ पे सिर्फ एक जाइलम और एक फ्लोएम के द्वारा बना हुआ होता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट देखिए, यहाँ पर जो होता है कैम्बियम एब्सेंट होता है, और ये जो वेस्कुलर बंडल है उसमें सिर्फ जाइलम और फ्लोएम ही प्रेजेंट होते हैं, और इसी कारण ये कंसेंट्रिक कंडीशन कहलाती है। अगली चीज़ जो इम्पोर्टेंट है कि वेस्कुलर बंडल यहाँ पे चारों तरफ से स्क्लेरेनकाइमेटस टिश्यूज शीथ द्वारा कवर्ड होते हैं। जैसे आपका स्टोमेटा है और इसके किनारे जो सेल्स प्रेजेंट होती हैं वो सारी स्क्लेरेनकाइमेटस शीथ के द्वारा कवर्ड है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतना जो लीफ का स्ट्रक्चर था वो आप सभी को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो दोस्तों, आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। उम्मीद है कि आपने हमारी वीडियो से थोड़ा बहुत जो ज्ञान है वो लिया होगा, और कोई भी प्रॉब्लम आती है हमारी वीडियो के रिगार्डिंग तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ कि अभी हम जो अपना बॉटनी का सेक्शन कवर कर रहे हैं, इसके जस्ट बाद हम अपना जूलॉजी का सेक्शन लेकर आएंगे और स्पीशीज़ के ऊपर डिस्कशन करेंगे। और हमारे टेरिडोफाइट्स का सेक्शन ख़त्म होने के बाद जो हम सेक्शन कवर करने वाले हैं दैट इज़ ब्रायोफाइट्स। तो आज की वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर दीजिएगा, और ये हमारे यूट्यूब चैनल का डिस्क्रिप्शन है और टेलीग्राम चैनल का। अगर आप चाहें तो इस दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप हमारे टेलीग्राम चैनल के साथ में ऐड हो सकते हैं। तो चलिए, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और उम्मीद है आप सबकी प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। तब तक के लिए